हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज का हमारा प्रीमिक्स रहेगा पॉलिटी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस, जो कि आपको कल ऑलरेडी टॉपिक दे दिया जा चुका था कि जुडिशरी से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बड़ा टॉपिक है, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट आज के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी एक इनकरेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, फोर्थ आपकी नन ऑफ द अबव ऑप्शन दी गई है। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज इंपीच नहीं हुआ है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट आपसे यहां पर पूछ लिया गया है। सेकंड में कह रहे हैं कि जो आपके हाई कोर्ट के जज रहेंगे उन्हें एज एन एड हॉक जज अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का टेम्परेरी पीरियड के लिए। थर्ड में कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें आपके इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी कवर होते हैं कि उस तक एक्सटेंडेड है। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, बताइए इनमें से कौन से इनकरेक्ट है। अगर आपको लगता है कोई भी इनकरेक्ट नहीं है तो आप डी ऑप्शन यहां पर मार्क कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर जो पहली स्टेटमेंट रखी गई है जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अभी तक इंपीच नहीं हुआ है, करेक्टली यहां पर बताया गया है। हालांकि काफी कुछ जजेस हैं जिनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हुई, बट सक्सेसफुली वो प्रोसीडिंग्स आगे तक नहीं पहुंच पाई और उनकी जो इंपीचमेंट थी वो वहां पर रद्द कर दी गई। ठीक है जी। सेकंड में जो बात हो रही है, इसमें बेसिकली क्या फंडा है कि जो आपके हाई कोर्ट के जज रहेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो कोरम है जजेस का वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बेसिकली उनके पास ये एक ऑप्शन है कि किसी हाई कोर्ट के जज को टेम्परेरी बेसिस पर एज एन एड हॉक जज वो सुप्रीम कोर्ट का वहां पर अपॉइंट कर सकते हैं। फिर आती है बात थर्ड स्टेटमेंट के बारे में। तो ये स्टेटमेंट अब आपकी इनकरेक्ट है कि जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें आपके इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स नहीं कवर होते। ठीक है जी। तो यहां पर आपकी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुई। तो डिस्कस कर लेते हैं कुछ कुछ चीजें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। कि पहली बात, यहां पर रिमूवल के बारे में बात हो रही है। जो पहली स्टेटमेंट में आपको यहां पर बताया गया था किस तरीके से किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का वहां पर रिमूवल किया जाएगा, कि वहां पर प्रेसिडेंट द्वारा एक ऑर्डर इशू किया जाएगा। ठीक है जी। तो वहां पर ऑर्डर किस तरीके से इशू कर पाएंगे प्रेसिडेंट साहब, कि जब उन्हें बेसिकली उस तरीके का ऑर्डर जो रहेगा वो प्रेजेंट हुआ होगा, एड्रेस हुआ जाएगा पार्लियामेंट में। ठीक है जी। और उसी सेशन में वहां पर उनके रिमूवल से रिलेटेड भी वहां पर आपकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। तो बेसिकली यहां पर खास बात पता होनी क्या जरूरी है कि किस तरीके से रिमूवल किया जा सकता है, कि जो अगर एड्रेस जो किया जा रहा है, जो आपके इंपीचमेंट की प्रोसेस वहां पर शुरू की जा रही है, अगर वो सपोर्ट की जाती है बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों की यहां पर इंपॉर्टेंट है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। ठीक है जी। कि जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है, मेजॉरिटी उनकी तो होनी चाहिए, एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स, जो कि उस दौरान प्रेजेंट है और वोट भी कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, कोई पर्टिकुलर पार्टी है, अगर वो बोलते हैं कि हम यहां पर वोट नहीं करेंगे, तो वो आपका वहां पर काउंट किया जाएगा कि वहां पर उन मेंबर्स ने वोट नहीं किया है, तो उनकी मेजॉरिटी के चलते वहां पर लेस नंबर ऑफ वोट्स रह जाएंगे। ठीक है जी। तो काफी हद तक ऐसा देखा भी गया है। तो बेसिकली 2 ग्राउंड यहां पर रखे गए हैं जिसके चलते ऐसा रिमूवल हो सकता है। पहली बात कि अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या फिर इनकैपेसिटी, कि वो माना जाए कि वो इनकैपेबल है अपने इस रोल को पूरा करने में। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट के जज का रोल है, उसे वो उनकी कैपेसिटी नहीं है कि उन चीजों को वो पूरा कर सकें जो रोल उनको असाइन किया गया है। और अभी तक कोई भी आपके जज नहीं है जिनका इंपीचमेंट हुआ है। सबसे पहला केस जो आया था इंपीचमेंट का, वो आपके जस्टिस वी रामास्वामी का आया था सुप्रीम कोर्ट के। बट लेटर ऑन आपका ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स हुई, इन दी एंड जो लोकसभा में ये जो आपका पूरा मोशन था, तो वहां पर ये डिफीट हो गया था। ठीक है जी। फिर बात करें कि जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, ठीक है जी, जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, कि बेसिकली उसके तहत क्या रखा गया है कि यहां पर जो भी कोई इस तरीके के केस रहेंगे, कौन कौन से मेंशन किए गए हैं, किस तरीके के डिस्प्यूट्स मेंशन किए गए हैं, कि बिटवीन सेंटर और वन और अदर स्टेट्स, या फिर सेंटर के साथ हो, या फिर किसी और स्टेट के साथ हो, या फिर आपके कुछ कंबाइंड स्टेट्स हैं उनका सेंटर के साथ हो, या आपस में स्टेट्स के साथ हो। तो इस तरीके के जितने भी डिस्प्यूट्स आएंगे वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास वहां पर आएंगे। उन्हीं की ये जुरिसडिक्शन है, एक्सक्लूसिव है यहां पर। क्यों, किस तरीके से एक्सक्लूसिव है? ओरिजिनल का यहां पर क्या मतलब है कि यहां पर जो सबसे पहले ये डिस्प्यूट जो सुने जाएंगे, ये बेसिकली आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही सुने जाएंगे, अपील के थ्रू नहीं सुने जाएंगे। डायरेक्टली जो फर्स्ट हियरिंग होगी वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही होगी। तो ये कुछ आपके डिस्प्यूट्स हैं जिनसे रिलेटेड वो काम करते हैं। ठीक है जी। तो इसमें आपको एक लिस्ट भी मेंशन की जा चुकी है लक्ष्मीकांत में, जिसके तहत आपको कुछ वहां पर
हम कह सकते हैं इंस्टेंसेस दिए हुए हैं, कुछ केसेस दिए हुए हैं जिनके तहत जो ये जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो उन पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स तक या फिर उन केसेस तक एक्सटेंडेड नहीं है। तो उन्हीं में से एक आपका है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। ठीक है जी, तो ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपके लिए जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर अब आपको दी गई हैं। ठीक है जी, बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट हैं। 4 कोर्ट्स दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं जो रिट जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की वो वाइडर है देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेकंड में कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास पावर है कि वो पनिश कर सकते हैं फॉर द कंटेम्प्ट नॉट ओनली ऑफ इट सेल्फ, की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो बात की जाती है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो तो उसमें तो वो पनिश कर ही सकते हैं, बट साथ के साथ अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड हो या ट्रिब्यूनल से रिलेटेड हो जो कि आपके फंक्शन कर रहे हैं एंटायर कंट्री में, तो उससे रिलेटेड भी वो वहां पर पनिश कर सकते हैं। थर्ड में कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर ट्रांसफर भी कर सकता है किसी केस या अपील को पेंडिंग बिफोर वन हाई कोर्ट, उसे दूसरे हाई कोर्ट को भी वहां पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, देखिए कौन कौन स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक तरीके से क्या फंक्शंस हैं, क्या हम कहते हैं पावर्स और जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, तो वही चीज आपसे यहां पर पूछी गई है 3 स्टेटमेंट्स के तौर पे। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर बिल्कुल करेक्ट हैं। डिस्कस कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। कि पहली बात आपकी जो रिट हम कह सकते हैं जुरिसडिक्शन है कि उसके चलते सुप्रीम कोर्ट के पास वहां पर पावर है कि वो वहां पर रिट्स इशू कर सकते हैं। आपको 4 रिट्स के नाम तो पता ही है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो ये 5 रिट्स हैं। अब यहां पर जो रिट्स किस लिए इशू की जाती हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है जी, अगर किसी एग्रीव्ड पर्सन को, ये सिटीजन को हमारे लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स वहां पर वायलेट हो रहे हैं, तो उनकी एनफोर्समेंट के लिए आपकी ये रिट्स वहां पर इशू की जा सकती हैं। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है कि इस तरीके से अगर कोई भी इस तरीके का सिटीजन रहेगा वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है जी, कि उन्हें अपना केस सुना सकते हैं, अपील के थ्रू जाने की यहां पर जरूरत नहीं है। बट साथ के साथ जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी यहां पर एम्पावर्ड हैं कि वो भी रिट्स इशू कर सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब बात आती है कि किस तरीके से जो आपका रिट जो ये जुरिसडिक्शन यहां पर रखी गई है, किस तरीके से जो हाई कोर्ट है उसकी वाइडर है देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो इशू कर सकते हैं रिट्स सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और किसी भी पर्पस के लिए नहीं कर सकते। बट यहां पर जो आपका हाई कोर्ट है उनके पास थोड़ी ज्यादा यहां पर हम कह सकते हैं जुरिसडिक्शन ज्यादा है कि वो बाकी पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं रिट्स इशू, और साथ साथ आपके फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा जो यहां पर रखी गई है बात सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड, कि अगर कोई भी इस तरीके का व्यक्ति है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पाया जाता है तो उन्हें इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, ठीक है जी, फाइन भी लगाया जा सकता है, दोनों चीजें भी हो सकती हैं। बट उसके आधार पर ही यहां पर 1991 में ये डिसाइड किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया गया कि यहां पर जो ये पावर है ये सिर्फ उन्हीं के कोर्ट से रिलेटेड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही नहीं है। अगर हाई कोर्ट में इस तरीके का कोई कंटेम्प्ट पाया जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, ट्रिब्यूनल्स हो गए जो कि आपकी पूरी कंट्री में फंक्शन कर रहे हैं, अगर उनसे रिलेटेड भी इस तरीके का कोई केस पाया जाता है तो वहां पर वो भी आपकी रूलिंग्स दे सकते हैं। ठीक है जी, तो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो आपका सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल नेचर का भी हो सकता है। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो और इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास, जैसे कि थर्ड स्टेटमेंट में आपके बात की गई कि कुछ केसेस जो हो सकते हैं वो कह सकते हैं कि हाँ जी हाई कोर्ट्स के पास बहुत सारे केसेस वहां पर पड़े हैं, तो वो कह सकते हैं हाई कोर्ट्स को कि आप कुछ केसेस हमें ट्रांसफर कर दीजिए, बहुत पेंडिंग नेचर चल रहा है इनका। ठीक है जी, साथ के साथ अगर उन्हें लगता है कि हाँ जी कोई और हाई कोर्ट है जो इस पर्टिकुलर केस को हैंडल कर सकता है तो वो उसे भी वहां पर आपके इस तरह की केसेस या फिर अपील्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बेसिक से ये पावर्स और जुरिसडिक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपका जुडिशियल रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बट कुछ प्रोविजंस हैं आपके कुछ आर्टिकल्स के जो कि एक्सप्लिसिटली वहां पर कॉन्फर करती हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके प्रोविजन से आपको ये चीज जुडिशियल रिव्यू की दर्शाती है। ठीक है जी, तो यहां पर अब आपको कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, 4 आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसके चलते 4 कोड्स आपको यहां पर दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन
कौन कौन से आपके ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि पर्टिकुलरली इस नेचर को यहाँ पर डील करते हैं। तो अगर आपको आर्टिकल्स के बारे में पता होगा तभी आप बता पाएंगे। तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल नॉलेज आपकी यहाँ पर टेस्ट की जा रही है आर्टिकल से रिलेटेड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली जो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड जो आपके आर्टिकल्स हैं वो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। आर्टिकल 124 में आपके सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है, ठीक है, टेन्योर की बात की गई है, आपके रिमूवल की थोड़ी बहुत बातें की गई हैं, मतलब ओवरऑल आपके एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है। डायरेक्टली आपके ये कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है उसका जिसके चलते हम ये कह सकें कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को वहां पर दी गई है। बाकी के जो 3 आर्टिकल हैं डिस्कस कर लेते हैं। कि पहली बात, आर्टिकल 13 में आपकी बात रखी गई जितने भी लॉज रहेंगे अगर वो इनकंसिस्टेंट पाए जाते हैं या जो हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को वहां पर वायलेट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वो आपके नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए जा सकते हैं। तो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वहां पर कर सकता है। आर्टिकल 32 आपका क्या कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्टली वहां पर जा सकते हो अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हो, तो उनकी इन्फोर्समेंट करवाने के लिए वहां पर आप डायरेक्टली जा सकते हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस देगा, रिट्स इशू कर सकता है उस चीज के लिए, ठीक है जी। उसके अलावा आर्टिकल 143 में आपकी क्या बात रखी गई है कि प्रेसिडेंट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का अगर उन्हें कोई ओपिनियन चाहिए कि कोई लॉ पास किया गया है, ठीक है जी, तो उनसे रिलेटेड भी उनका ओपिनियन वहां पर मान सकते हैं, ठीक है जी, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 132 में क्या बात रखी गई है कि आपकी जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में, तो उसके बारे में आपका आर्टिकल 132 में प्रोवाइड किया गया है। तो बेसिकली ये पूरी जो लिस्ट है आपकी, कोई भी सोर्स आप रेफर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जो आर्टिकल्स आपके कवर करते हैं जुडिशियल रिव्यू को, ठीक है जी। वहीं बात करें कि जो आपके आर्टिकल 124 जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो आपके एस्टैब्लिश करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और प्रोविजंस रखे गए हैं अपॉइंटमेंट, इंपीचमेंट और क्या कंडक्ट रहेगा वहां पर जजेस का। तो ये ब्रॉड सा आइडिया है जो कि आपका आर्टिकल 124 में मेंशन किया गया है, तो इसलिए आपका ये इनकरेक्ट है यहां पर। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहे हैं कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है जी, अब उनके आधार पर देखे जाएं तो कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, हम कह सकते हैं लेटर्स या फिर पिटिशंस हैं, जिनको सिर्फ उन्हीं के आधार पर ही आपकी पीआईएल वहां पर एंटरटेन की जाएगी, ठीक है जी। तो उन्हीं में से आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन सी आपकी ऐसी पिटिशंस हैं जो कि इंक्लूड की जा सकती हैं पीआईएल में। तो 5 केसेस आपको यहां पर दिए गए हैं, उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहले में क्या कह रहा है कि पिटिशंस फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ द केसेस जो कि हाई कोर्ट्स या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में वहां पर पेंडिंग है। सेकंड में कह रहे हैं पिटिशंस अगेंस्ट, अगर पुलिस के अगेंस्ट है कि हाँ वो कोई केस रजिस्टर वहां पर नहीं कर रहे हैं। बॉन्डेड लेबर के अगर कोई मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड आपकी पीआईएल वहां पर फाइल की जा सकती है। फैमिली पेंशन से रिलेटेड कह रहे हैं। फिर आपकी जो पिटिशंस अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑन वीमेन है, इनसे रिलेटेड कहा जा रहा है। तो ये 5 केसेस आपको दिए गए हैं, बताना है कौन कौन से यहाँ पर करेक्टली आपके फिट बैठते हैं पीआईएल के अंडर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली यहां पर आपकी फर्स्ट ऑप्शन के अलावा बाकी जो 4 ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो पीआईएल बेसिकली क्या है, एक हम कह सकते हैं एक यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया है कि अगर कोई भी ऐसा पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन रहता है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहती है, तो वो कोर्ट के पास जा सकते हैं कि वहां पर अगर किसी व्यक्ति के राइट्स वहां पर वायलेट हो रहे हैं या फिर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके राइट्स वहां पर वायलेट हो रहे हैं, तो उनकी एनफोर्समेंट वहां पर करवाई जा सके, ठीक है जी। तो जनरली ऐसे जितने भी केसेस रहते हैं हम देखते हैं सोशल आपके जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सोशल इस तरीके के ग्रुप्स हैं कि वो काफी हद तक आपके इसमें एक्टिव भी रहते हैं, क्योंकि जो काफी ऐसे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रहते हैं वो इस पूरी जो प्रोसेस रहती है, ठीक है जी, काफी डिसएडवांटेज पोजीशन पे वो रहते हैं कि उन्हें इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होता, एंड मोर ओवर वो डरते भी हैं इस पूरे कोर्ट कचहरी के चक्कर से। तो पीआईएल एक इंस्ट्रूमेंट यहां पर रखा गया है कि कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी यहां पर आगे आके इस तरीके के केसेस को पीआईएल के फॉर्मेशन में वहां पर कोर्ट के सामने ला सकता है। तो उसी के चलते आपके सुप्रीम कोर्ट के आधार पर कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि आपके पीआईएल के अंडर कंसिडर किए जा सकते हैं, तो उन्हीं की लिस्ट आपको यहां पर मेंशन की गई है, ठीक है जी। तो ये पूरी लिस्ट है, जो कि ये जो लिंक है ये आपको पीडीएफ में भी अटैच मिल जाएगा, आप इस पर जाके देखेंगे तो वहां पर आपको डिटेल्ड गाइडलाइंस मिल जाएगी पीआईएल से रिलेटेड कि कौन कौन से केसेस आपके एंटरटेन किए जाएंगे पीआईएल के अंडर और कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर केसेस हैं जो कि पीआईएल के अंडर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो उन्हीं में से ही आपकी ऑप्शन 1 भी वहां पर थी, ठीक है जी। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इंपॉर्टेंट है इस तरीके के फैक्ट्स के बारे में पता होना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए तो आप इजिली वहां पर मार्क कर सकें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन।
अब यहां पर आपको कुछ केसेस दिए गए हैं ऑप्शंस में। अब इन केसेस के आधार पे आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा केस है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो भी अपील्स रहेंगी ऑन द ऑर्डर्स ऑफ CAT, ठीक है जी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कि उनके जो ऑर्डर्स रहेंगे उनके अगेंस्ट अगर कोई अपील्स रहेंगी तो वो आपकी जो डिवीजन बेंच है उस कंसर्न्ड हाई कोर्ट की उनके सामने रखी जाएगी। ठीक है जी, तो 4 केसेस दिए हैं। वर्मन राव केस हो गया, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हो गया। तो बताइए कौन से केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? तो बेसिकली यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके की जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टेट PCS में आपको डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, तो बेसिक सी थोड़ी देख लेते हैं क्या इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है। तो जो आपका आर्टिकल 323A है तो उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट की बात रखी गई थी। ठीक है जी, उसी के चलते आपका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसकी स्थापना की गई 1995 में, जिसकी प्रिंसिपल बेंच आपकी दिल्ली में है और एडिशनल ब्रांचेस आपके अलग अलग स्टेट्स में वहां पर खोली गई हैं। ठीक है जी, तो ओरिजिनली क्या था कि जो भी अपील्स रहेंगी, जो आपका कैट वहां पर ऑर्डर देगा उसके अगेंस्ट अगर कोई भी अपील रहेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही रखी जाएगी, ना कि हाई कोर्ट में। फिर आपके जो चंद्र कुमार का ये केस था 1997 का, उसके तहत यहां पर डिसाइड किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डिक्लेयर किया कि जो रिस्ट्रिक्शन है ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की है। ठीक है जी, और जो जुडिशियल रिव्यू है एक बेसिक पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि दोनों ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। तो इसीलिए यहां पर क्या कहा गया कि जो भी इस तरीके की प्रोसीडिंग्स रहेंगी, जो भी अगर इस तरीके की अपील्स रहेंगी जो कि किसी कैट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट है, तो वो बेसिकली जो डिवीजन बेंच है किसी भी कंसर्न्ड हाई कोर्ट का जहां से वो केस लोकेटेड है वहां पर सबसे पहले रखी जाएगी। तो अगर किसी भी व्यक्ति का इस प्रकार का, हम कह सकते हैं पब्लिक सर्वेंट है, उनके इस प्रकार का ग्रीवेंस है कि उन्होंने कैट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है, तो पहले उन्हें उस कंसर्न्ड हाई कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, फिर ही वो डायरेक्टली फिर ही बाय द वे ऑफ हाई कोर्ट अगर उन्हें उनकी भी वहां पर जो ऑर्डर इशू किया जाता है अगर उससे भी उन्हें कोई दिक्कत रहती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट वहां पर जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने अच्छा परफॉर्म किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेली के 5 क्वेश्चन अटेंड करना, ताकि आपका रिविजन भी होता रहे। एक फीडबैक सिस्टम यहां पर तैयार किया गया है ताकि जो आप पढ़ रहे हैं उसका आपको फीडबैक भी मिलता रहे, आपको पता लगता रहे कहां आप गलतियां कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इस पूरी प्रोसेस का जो सबसे हम कह सकते हैं फ्रूटफुल रिजल्ट कब आएगा, कि जब आप उन गलतियों को अपने नोट्स में पेन डाउन करेंगे। ठीक है जी, अब बात हो रही है प्रीलिम्स के ही बारे में। तो बेसिकली स्लीपी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एक ओपन डायग्नोस्टिक कम मेंटरशिप टेस्ट, जो कि 2 जनवरी को आपका कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, तो बेसिकली इसमें आप जाके एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर इजीली आपको मिल जाएगा। बहुत ही मिनिमल यहाँ पर कॉस्ट रखी गई है, फ्री ही समझ सकते हैं, 1 रुपये यहाँ पर कॉस्ट रखी गई है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, अब बच्चे कुछ कंफ्यूज हैं किस तरीके से तैयारी करनी है, उन्हें पता नहीं है उनका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन वाइज रहेंगे, ताकि आपको आइडिया भी मिले। टैगिंग की जाएगी क्वेश्चंस की, जब आप इन दी एंड अपना रिजल्ट देखेंगे आपको पता लगेगा कौन सा सब्जेक्ट आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, और उसी से रिलेटेड 1-on-1 मेंटरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी, अब बात ही कर रहे हैं प्रीलिम्स के ही बारे में। तो प्रीलिम्स के लिए स्लीपी क्लासेस आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर रहा है कि एक आपके कुछ कंपोनेंट्स यहां पर तैयार किए गए हैं 2022 के लिए। कि पहली बात तो आपका जो, अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ क्रैश कोर्स यहां पर तैयार करना है, ठीक है जी, अपना सिर्फ जनरल स्टडीज यहां पर तैयार करना है, तो उसकी ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एक बार करंट अफेयर सारे रिवाइज करने हैं, तो उसकी ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। ठीक है जी, जो कि आपके 1 जनवरी 2021 से आपके कवर किए जाएंगे करंट अफेयर्स। ठीक है जी, पूरा आपका 12 वीक का एक कोर्स रहेगा। उसके अलावा जो आपके करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज की ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आपको पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और ध्यान में क्या रखना है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कि जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप श्योर नहीं हो पाएंगे कि कैसे आप वहां पर एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज का रोल यहां पर, ताकि आपको कांस्टेंट फीडबैक मिलता रहे। थ्रू आउट द ईयर आपकी टेस्ट सीरीज चलती है, बट अभी भी समय है, आपके 5 से 6 महीने आपके पास हैं, अभी भी बहुत अच्छा समय है, आप अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अभी भी इन सभी टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उन टेस्ट में जो गलतियां आप कर रहे हैं उन्हें भी रेक्टिफाई करने का अभी समय है। ठीक है जी, उसके अलावा एक बहुत ही जंबो कोर्स जिसे हम कह सकते हैं, जो कि आपकी पूरी 2022 की प्रिपरेशन को
को कवर करने की कोशिश करेगा, वो है आपका जीएस प्लस करंट अफेयर्स प्लस टेस्ट सीरीज। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं इसकी हमारी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज रहें आप हमें कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। रही बात कल की, इकोनॉमी का दिन है, तो कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड जो आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ठीक है जी, उनसे रिलेटेड हम 5 क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। थोड़ा प्रिपेयर करके आइएगा, करंट अफेयर्स को थोड़ा रिवाइज करके आइएगा ताकि आप अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर सकें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।